उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक स्टेशन क्षेत्र भोपाल से। आज हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है विकास, कक्षा 12, इकाई 7 अनुवांशिकी एवं विकास में विकास का अध्ययन आज हम करेंगे। जीव विज्ञान के छात्रों के लिए ही नहीं, किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए भी सबसे अधिक जिज्ञासापूर्ण, रोचक एवं सर्वाधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है, जीवन आया कहां से? जीवन की उत्पत्ति को ब्रह्मांड के इतिहास की एक अनूठी घटना माना गया है और पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी का अस्तित्व एक कणिका या बिंदु से अधिक नहीं है। तो बच्चों, आज ये प्रश्न उठता है सभी के दिमाग में कि जीवन की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, जीवन कहाँ से आया है। तो उसके संबंध में से कई वर्षों पूर्व कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं और हम आज उन्हीं मतों के बारे में, उन्हीं सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन पर जो वाद दिए हुए हैं या सिद्धांत दिए हैं, जिसमें है विशिष्ट सृष्टिवाद, स्वतः जननवाद, महाविस्फोट सिद्धांत, ब्रह्मांडवाद और जीवोत्पत्तिवाद। ये वाद हम इनके विषय में एक एक करके पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पृथ्वी पर जीवन का उत्पत्ति और विकास किस तरीके से हुआ है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जीवाश्मों के अध्ययन और भूगर्भीय रचनाओं के भी बहुत सारे प्रमाण हैं। तो विशिष्ट सृष्टिवाद में पहला ये जो वाद है, इसमें थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जीवन की उत्पत्ति एक प्राकृतिक शक्ति के द्वारा हुई है, कोई देवीय शक्ति है या जैव शक्ति है, उसके द्वारा जीवन की उत्पत्ति हुई है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना था। उसके बाद है स्वतः जननवाद। स्वतः जननवाद में ऐसा माना गया कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव मृत पदार्थों से अकस्मात स्वतः ही हुई है। वॉन हेलमोंट ने पसीने से भीगी शर्ट और गेहूं का उदाहरण देकर ये सिद्ध किया था कि जीवन की उत्पत्ति मृत पदार्थों से भी हो सकती है। स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, इसमें आप देखेंगे उन्होंने अपने प्रयोग में बताया कि एक पसीने से भीगी हुई शर्ट को यदि हम गेहूं के साथ रख दें, ये गेहूं के बाले हैं, इसमें उन्होंने एक मिट्टी के बर्तन में गेहूं को भरा और उसमें पसीने से भीगी शर्ट को सुखाकर रख दिया। फिर एक चार्ट का निर्माण किया और उन्होंने कुछ दिनों बाद देखा, लगभग 21 दिन बाद देखा कि उस मिट्टी के बर्तन में जहां गेहूं रखे थे, चूहे उत्पन्न हो गए हैं। तो बच्चों, ऐसा तो नहीं है कि चूहे अपने आप ही उत्पन्न हो गए हैं। ये समझने वाली बात है कि खोज के लिए चूहे आए होंगे भोजन की तलाश में और वो उस बर्तन में एकत्रित हो गए होंगे। तो इस तरह से इनके इस बात को भी मान्यता नहीं मिली, इस बात को समर्थन नहीं मिला। नेक्स्ट जो हम बात देखेंगे वो है महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। ऐसा मानना था कि पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में अत्यधिक सघन पदार्थ में हुए विस्फोट से, पदार्थ जो बहुत ज्यादा एकत्रित हो गए थे उनमें विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से फिर पृथ्वी का या अन्य चीजों का निर्माण हुआ। अब ऐसा माना जाता है कि लट्टू की तरह घूमती ब्रह्मांडीय धूल और गैस के एक बादल जिसका नाम था सोलर नेब्यूला से फिर पूरा सौर मंडल विकसित हुआ। एडविन हॉवल और जॉर्ज लेमात्रे
1927 में इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी और इन्होंने कहा कि लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड सिमटा हुआ था। कुछ नहीं था, ब्रह्मांड बहुत ही सिमटा हुआ सघन था और पदार्थों और ऊर्जा के बिंदु के रूप में था। इस बिंदु के केंद्र में महाविस्फोट हुआ और इसके बाद ये फैलता गया और आज तक फैलता ही जा रहा है, ऐसा माना गया। इसके पश्चात लेकिन इनके इस सिद्धांत को भी मान्यता प्राप्त उतनी नहीं हुई। हम आगे और देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है ब्रह्मांडवाद। ब्रह्मांडवाद में ये बताया गया, अहर्नियस तथा विक्टर वैज्ञानिकों ने कहा कि जीवन पृथ्वी पर दूसरे ग्रह से आया है, अर्थात पृथ्वी पर जीवन था ही नहीं, पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं था, वो तो दूसरे प्लैनेट से, दूसरे ग्रह से स्पोर्स या कुछ एलियंस जैसे कुछ आए और उन्होंने पृथ्वी पर विकास किया। लेकिन यह मत भी मान्य नहीं हुआ। इस मत के मान्य नहीं होने का कारण था क्योंकि इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर, ड्राइनेस, यूवी रेस के कारण कोई भी स्पोर जीवित नहीं रह पाता था। तो इसलिए ये जो बात था इसको भी मान्यता प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद वैज्ञानिक लगातार प्रयास करते रहे कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उसमें इन्होंने देखा जीवन उत्पत्ति के लिए डॉक्टर फ्रांसिस्को रेड्डी ने अपना प्रयोग किया। जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत में वैज्ञानिकों ने ये कहा कि नए जीवन पूर्व स्थित जीवों के, मतलब पूर्व में जो पहले से स्थित जीव है, उनके अंडों और बीजाणुओं तथा बीजों से ही बन सकते हैं। नए कोई जीव नहीं आते, बल्कि पूर्व में स्थित जो जीवन होता है उनके अंशों से ही नए जीवाणु बनते हैं या नए जीव का निर्माण होता है। इस बात के समर्थन में कुछ वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग भी दिए। पहला प्रयोग इनके समर्थन में फ्रांसिस्को रेड्डी ने दिया और लुईस पाश्चर, ये वैज्ञानिक थे, इनका नाम आप सभी जानते होंगे, सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक थे लुईस पाश्चर। इन्होंने भी प्रमाण दिया, प्रयोग किए और प्रमाण दिया। तो अभी हम देखेंगे पहला प्रयोग जो है डॉक्टर फ्रांसिस्को रेड्डी का। ये स्क्रीन पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे 1, 2, 3 जार रखे हुए हैं। यहाँ पर जो पहला जार है इसमें इन्होंने, तीनों जार में इन्होंने क्या रखा है ये हम देखते हैं। तो उन्होंने 3 जार में मांस के टुकड़ों को अच्छी तरह उबाल करके रखा और इस तरह से उबाला कि उसमें एक भी जीव उपस्थित ना हो। अब एक जार खुला रखा, ये जार देखिए ये खुला रखा हुआ है। दूसरे जार में पार्चमेंट पेपर का अच्छे से कवर लगा दिया, पूरा उसे पैक कर दिया। और तीसरा जो जार था इसमें मलमल का कपड़ा बांध दिया। तीसरे वाले जार में आप देख रहे हैं ये मलमल का कपड़ा आसानी से बंधा हुआ है और तीनों के अंदर मांस के पकाए हुए उबले हुए टुकड़े रखे हैं। अब कुछ दिन तक उन्होंने इस जारों को ऐसे ही रखा रहने दिया और फिर पाया कि खुले जार में जिसमें मांस के टुकड़े थे उसके ऊपर छोटे छोटे डिंबक, ये डिंबक देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये दिखाई दे रहे हैं डिंबक लार्वा दिखाई दे रहे हैं, किंतु बंद वाले जार में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जो मलमल का कपड़ा है इसमें आप देखेंगे कपड़े के ऊपर, मलमल के कपड़े के ऊपर वाले जार में थोड़े से डिंबक दिखाई दे रहे हैं। ऐसा बंद जार में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पर मक्खियां या अन्य कोई जीव अंदर नहीं जा पाया और उसने अपने लार्वा नहीं दिए, किंतु खुले जार में मक्खियों ने मांस के टुकड़ों पर अंडे दिए और उन अंडों से डिंबक उत्पन्न हो गए। तो इस तरह से ये थ्योरी जो थी इन्होंने बताई कि
पूर्व स्थित जीवों के अंडों से ही नए जीवाणु बनते हैं। लेकिन क्वेश्चन अब बच्चे आप भी सोच रहे होंगे कि वो जो पुराना जीव था वो कहाँ से आया, कि वो भी तो कहीं से आया होगा, और हम पढ़ रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। तो ये मत भी उतना मान्य नहीं हुआ। इसमें भी बहुत, इस एक्सपेरिमेंट पर भी बहुत क्रिटिसाइज हुआ, क्योंकि पार्चमेंट पेपर वाला जो मांस का टुकड़ा था, उस टुकड़े पर बाद में कुछ दिन बाद क्या हो सकता है, ये आप भी जरा सोचिए कि इसमें फंगस लगी होगी। यदि उसको नहीं भी खोला होगा तो इसमें फंगस लगी होगी, फफूंद लगी होगी। उस समय माइक्रोस्कोप का निर्माण हो चुका था। माइक्रोस्कोप से देखने पर यहाँ पर फंगस दिखाई दी होगी, उसमें सूक्ष्म जीव भी उत्पन्न हो गए होंगे। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इन जार को निर्वात नहीं किया था। पहले की जो थोड़ी वायु रह गई होगी उसमें से जीव उत्पन्न हो सकते हैं। तो ऐसा इस एक्सपेरिमेंट को भी क्रिटिसाइज किया गया। अगला एक्सपेरिमेंट लुईस पाश्चर वैज्ञानिक ने दिया था। उन्होंने, ये आपको एक चित्र और दिखाई दे रहा है इसकी स्क्रीन पर, लुईस पाश्चर का। ये महान सूक्ष्म जैव वैज्ञानिक थे। इन्होंने भी बायोजेनेसिस या जीवाजीव उत्पत्ति के संबंध में समर्थन में अपने प्रयोग दिए। अब यहाँ पर चित्र में आप दिखाई दे रहे हैं, आपको कुछ अलग तरह के फ्लास्क रखे हुए हैं। लुईस पाश्चर का एक्सपेरिमेंट नीचे लिखा है और आप देख रहे हैं एक फ्लास्क जिसका स्वान नेक शेप, हंस के समान, ये, या हम ये कहेंगे कि इसमें एस के आकार की मुड़ी हुई नलिका है। फ्लास्क के मुंह पर एस के आकार की मुड़ी हुई नलिका है। अब इन्होंने इस फ्लास्क में मांस का शोरबा, या फिर हम ये कहें, किसी बुक में है, यीस्ट, शुगर और वाटर के मिश्रण को बहुत अच्छे से उबाल करके और डाला। ठीक, तो अब हम इसको इस तरीके से समझेंगे। पहले फ्लास्क में मांस के शोरबे को बहुत उबाला और एस के आकार की नली का मुंह रुई से कवर कर दिया, या फिर यह कहेंगे कि उबले हुए जो सघनित पदार्थ थे वो इस नलिका में यहाँ आकर के एकत्रित हो गए। कुछ दिन पश्चात उन्होंने देखा कि मांस के शोरबे में किसी भी प्रकार के जीवाणु नहीं थे, किसी भी तरह के जीवाणु उसमें नहीं थे, क्योंकि वायु अंदर जा ही नहीं पाई। वायु में ऐसा मानते हैं कि सूक्ष्म जीवी उपस्थित होते हैं, लेकिन इसमें वायु अंदर नहीं जा पाई और ये पूरा के पूरा फ्लास्क उबलने के कारण स्टरलाइज भी हो गया था। तो यहाँ पर इसमें कोई जीवाणु नहीं थे। फिर उन्होंने इस एस के आकार की नलिका को तोड़ दिया और दूसरे फ्लास्क में कुछ दिन तक ऐसे ही जो पहले प्रोसीजर दोहराया था वही किया। तो उन्होंने देखा कि फ्लास्क में कुछ दिनों के बाद जीवाणु उत्पन्न हो गए। क्यों? क्योंकि उसमें वायु थी। अतः इन दोनों प्रयोगों से उन्होंने स्वतः जननवाद के सिद्धांत को गलत साबित कर दिया और प्रमाणित कर दिया कि जीवोत्पत्ति के सिद्धांत जो है वो सही नहीं है। अब यह प्रश्न है कि फिर जीवन कहाँ से आया? सारे वैज्ञानिक फिर से इसमें लगे हुए थे कि जीवन कहाँ से आया। तो इसके संबंध में वैज्ञानिक ओपेरिन ने अपना एक बात दिया, ओपेरिन एवं हॉल्डन थ्योरी। और ओपेरिन एवं हॉल्डन की थ्योरी थी, रासायनिक सिद्धांत का पक्ष था, और फिर मिलर एंड क्यूरे का प्रयोग था। तो अभी रासायनिक जो वाद है, रसायन जैववाद है, उसमें हम पढ़ेंगे कि जीवों की उत्पत्ति वास्तव में किस प्रकार से हुई है और जैव विकास कैसे हुआ। तो पहले हम जैव विकास की, खाली विकास की परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा शब्दावली का इसमें विशेष ध्यान दिया जाता है। वैसे तो हम यदि विकास को देखें तो क्रमिक अध्ययन, क्रमिक विकास, धीरे धीरे होने वाली क्रिया, क्रम विकास या एवोल्यूशन जैविक आबादी के अनुवांशिक लक्षणों के
पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं। क्रम विकास की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप जैविक संगठन के हर स्तर पर विविधता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे विकास बढ़ता है, विविधता भी बढ़ती जाती है। पृथ्वी के सभी जीवों का एक साझा पूर्वज होते हैं, जो लगभग 3.5 से 3.8 अरब वर्ष पूर्व रहते थे। साझा पूर्वज को कहा गया है, और हम इसे अंतिम सार्वजनिक पूर्वज भी कहते हैं। अंतिम सार्वजनिक पूर्वज साझा पूर्वज माने जाते हैं। तो विकास की यदि हम परिभाषा देखें तो क्रमिक विकास होता है, धीमी गति से होता है, विकास एकदम नहीं होता। इसको समझने के लिए अब हम पढ़ेंगे जैव रसायनवाद। जैव रासायनिक विकास में सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोकेमिकल एवोल्यूशन भी इसे कहा जाता है। लगभग 1920 में रूसी जैव रसायनविद A.I. ओपेरिन एवं स्कॉटलैंड के आनुवांशिकी व जैव तारिकी के वैज्ञानिक J.B.S. हॉल्डेन ने बताया कि प्रथम कार्बनिक अणुओं का निर्माण, अब आपको ये जैव रासायनिक विकास का थोड़ा सा मैंने चरण बना करके प्रस्तुत किया है, स्टेप बाय स्टेप, उसको भी मैं समझाऊंगी। तो इसमें इन्होंने इनके अनुसार प्रथम कार्बनिक अणुओं का निर्माण ऊर्जा के प्रबल स्रोतों की उपस्थिति में हुआ है, और आज पृथ्वी पर भी हुआ होगा। ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हुई होगी? इस ऊर्जा के क्या स्रोत होंगे? तो हम मान सकते हैं कि आकाशीय विद्युत, ज्वालामुखी, उल्कापिंडों और सौर विकिरण से ये ऊर्जा प्राप्त हुई होगी। इन वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का पहला रूप अजैविक कार्बनिक पदार्थों जैसे प्रोटीन, आरएनए से बना होगा। तब जीवन निर्माण से पहले रासायनिक विकास ही हुआ होगा। पहले रासायनिक विकास हुआ होगा, उसके बाद जीवन का निर्माण हुआ होगा। तो इस क्रिया में सरल कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ, फिर आद्य जीवन का निर्माण हुआ होगा। उस समय पृथ्वी का वायुमंडल अपचायक रिड्यूसिंग था। ये सबको पता है कि आदि पृथ्वी में वायुमंडल रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी, तथा इसमें मीथेन, अमोनिया जैसी गैसेस थी, और ताप भी बहुत अधिक था। बहुत अधिक ताप होने से ज्वालामुखी का फटना तो सामान्य घटना ही मानी जाती थी। ओपेरिन एवं हॉल्डेन के इस सिद्धांत को रासायनिक सिद्धांत या फिर आधुनिक सिद्धांत भी कहा जाता है, और इस सिद्धांत के पक्ष में वैज्ञानिक मिलर एवं यूरे ने भी अपने प्रयोग दिए हैं। तो पहले हम ओपेरिन का जैव रासायनिक सिद्धांत समझते हैं। इसको समझने के लिए हमने इसको 3 पदों में बांटा है मुख्यतः दृष्टि से। सबसे पहला है ए भाग में आदि पृथ्वी। तो आदि पृथ्वी क्या थी? आदि पृथ्वी थी जब वायुमंडल अपचायक था, ताप अधिक था, और मीथेन, अमोनिया जैसी गैसेस थी। तो ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम आदि पृथ्वी पर जो अणुओं का निर्माण हुआ है वह जल और अमोनिया है। ऐसा माना जाता है कि जल और अमोनिया ही पृथ्वी पर शायद सबसे पहले बने हैं, और उसके बाद साधारण अणुओं का निर्माण भी हुआ है। उस साधारण अणुओं के निर्माण में जल, अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि अणु जो थे वो कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ। अब उसके बाद दूसरा चरण है कार्बनिक अणुओं का निर्माण। कार्बनिक अणु में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सबको पता है कि कार्बनिक अणुओं में ये चीजें होती हैं। तो इसमें जैसे सिंपल शुगर और ग्लूकोज ये बने होंगे। बेसिक जो नाइट्रोजनस पदार्थ है बने होंगे। ग्लिसरॉल बना,
तो इस तरह से इन कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ। उसके पश्चात जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। अब इन अणुओं ने मिलकर के जटिल यौगिकों का निर्माण किया होगा, जैसे सिंपल शुगर, ग्लूकोज मिलकर के कार्बोहाइड्रेट्स बनाए होंगे, नाइट्रोजनस क्षार, प्यूरिन, पिरामिडीन, अमीनो अम्ल, इन्होंने मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाए होंगे। इस तरह से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ने मिलकर फैट बनाया होगा। तो ये सारी संभावनाएं यहाँ से चली। फिर न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण हुआ और इस तरह से न्यूक्लियो प्रोटीन जब ये सारे बन गए तो इन्होंने एक नाम दिया हॉट डाइल्यूट सूप। हॉट डाइल्यूट सूप में ये सारे कार्बनिक पदार्थ घुले हुए थे और यहीं से जैव विकास की प्रक्रिया का आरंभ हुआ। जैव विकास में कोइसरवेट का निर्माण सबसे पहले हुआ। तो कोइसरवेट प्रोटीन अणुओं से निर्मित कोलाइडी संरचनाएं अपने चारों ओर पानी से पदार्थों का विनिमय करने में क्षमता रखती है। ऐसी बूंदें कोइसरवेट कहलाती हैं। प्रोटीन अणुओं से निर्मित होती हैं, कोलाइडी संरचनाएं होती हैं। फिर उसके पश्चात माइक्रोस्फीयर भी बने। माइक्रोस्फीयर को फर्स्ट लिविंग सेल कहा जाता है, प्रथम लिविंग सेल ऐसा माना जाता है। उसके पश्चात फिर आदि कोशिका का निर्माण हुआ। आदि कोशिका जिसे कि हम प्रोकैरियोटिक कोशिका भी कह सकते हैं, प्रोटोसेल्स का निर्माण हुआ। इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती थी, ये हमें पता है। फिर उसके पश्चात इन्हीं कोशिकाओं में स्वयं पोषण, जैसे कि हम देखेंगे कि समुद्र में साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी से प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं पोषण की क्रिया हुई। उसके बाद कोरीफेरा समूह के स्पंज यूनिसेल्यूलर से मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बने और फिर मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति हुई और उससे मल्टीसेल्यूलर, जैसे कि हम देखते हैं प्रोटोजोआ से लेकर के आज ह्यूमन तक, हम लोगों तक ये जीव का निर्माण हुआ है। इस सिद्धांत के लिए यूरे एवं मिलर ने अपना एक प्रयोग दिया था, जो हम देखेंगे। मिलर एंड यूरे का प्रयोग। आप देख रहे हैं चित्र में कि हमको एक फ्लास्क दिखाई दे रहा है। मिलर यूरे के प्रयोग में एक बड़ा फ्लास्क ऊपर है और ये दूसरा फ्लास्क है। एक फ्लास्क में CH4, NH3 और H2 हाइड्रोजन का मिश्रण 2:1:2 में लिया गया है और दूसरे फ्लास्क में जल उबालकर जलवाष्प उत्पन्न की है। दोनों फ्लास्क कांच की नली से जुड़े हुए हैं और इसमें इलेक्ट्रोड की सहायता से डिस्चार्ज उत्पन्न किया जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न किया जाता है। वातावरण में बिजली चमकने जैसा वातावरण बनाया जाता है और गैसीय मिश्रण को ठंडा करने के लिए एक संघनक का उपयोग किया जाता है। ये पूरा प्रयोग, एक में पानी उबल रहा है, दूसरे में बिजली कड़कने जैसी ऊर्जा से उत्पन्न होने की सारी संभावनाएं उत्पन्न की गई हैं और एक संगणक में द्रव को एकत्रित करने की क्रिया है। ये लगातार ये प्रक्रिया 1 हफ्ते तक चलती है और उसके बाद संगणक में उपस्थित जल का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित पदार्थ प्राप्त होते हैं: एलानिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक और इसके अलावा कुछ कार्बनिक पदार्थ जैसे शर्करा, बसीय अम्ल, यूरिया, HCl, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल वगैरह ये सब बहुत ही अल्प मात्रा में प्राप्त होते हैं। फिर मिलर ने ये पूरी प्रक्रिया दोहराई और उसके बाद फिर से पुनः गैसों के मिश्रण को बिना इलेक्ट्रिक चार्ज के ये प्रक्रिया को दोहराया। तो उन्होंने पाया कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं। पहले जितने ज्यादा हो रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज से, अब कम हो रहे हैं। तो उन्होंने ये पाया कि जैव रासायनिक सिद्धांत जो कि पोपेरिन ने दिया था वो सही साबित हुआ। उन्होंने कहा इसकी पुष्टि के लिए कि पृथ्वी में पहले सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणु
प्रोकैरियोटिक कोशिका और फिर यूकैरियोटिक कोशिका और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इसी तरीके से बने हैं। तो ओपेरिन का जो मत है वह जैव जीवन की इकाई के लिए या हमारा जो जीवन शुरू हुआ है, जीवन की उत्पत्ति हुई है, इस आधार पर सही माना गया। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्राचीन पृथ्वी पर वातावरण जीवन की उत्पत्ति के अनुकूल था। इस कारण उस समय पर जीवन की उत्पत्ति रसायनवाद के अनुकूल हुई है और इस प्रकार दोनों वैज्ञानिकों ने ओपेरान तथा हॉल्डेन के जैव रसायनवाद का समर्थन किया। तो इस तरह से बच्चों हमने ये तो देखा कि जीवन की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, पहले जो प्रथम सेल बनी है या जीवन कोशिका बनी है वो किस तरीके से बनी है। अब अगले अध्याय में हम ये देखेंगे कि विकास कैसे हुआ, उस एक कोशिका से प्रोटोजोआ से ह्यूमन तक का, मानव तक का जो संरचनाएं बनी है वो विकास कैसे हुआ। तो आइए अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं, थोड़े से क्वेश्चन जो इससे आते हैं संबंधित। ये आप चाहे तो कॉपी में नोट कर सकते हैं। मिलर एवं यूरे का प्रयोग, इसमें मैंने बताया है एलेनिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक अम्ल, कार्बनिक पदार्थ, शर्करा, वसीय अम्ल, एससीएन, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आदि ये जो चीजें थी वो अल्प मात्रा में ही प्राप्त हुई थी। बच्चों हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न में ये जो अभी हमने विकास अध्याय पढ़ा है, इसमें अभी हमने सिर्फ जीवन की उत्पत्ति ही पढ़ी है कि जीवन की हमारी उत्पत्ति, जीवन की सबसे छोटी कोशिका या इकाई की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो यहाँ पर प्रश्न छोटे भी आते हैं, 2-2 नंबर के भी आते हैं और बड़े प्रश्न भी आते हैं। तो ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई का नाम लिखिए। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा पृथ्वी है। प्रारंभिक वातावरण में पाई जाने वाली गैसों के नाम लिखिए। तो प्रारंभिक वातावरण में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन ये गैसें पाई जाती थी। बिग बैंग का सिद्धांत क्या है, ये भी पूछा जा सकता है 2 नंबर का, जो भी हमने महाविस्फोट का सिद्धांत पढ़ा है। फिर विकास की परिभाषा, तो जब आप विकास की परिभाषा लिखेंगे क्वेश्चन में तो इस पे शब्दावली का ध्यान रखेंगे और विकास की परिभाषा लिखिएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जीवन उत्पत्ति के संबंध में ओपेरिन परिकल्पना, ओपेरिन की परिकल्पना क्या थी, जैव रसायनवाद, तो वो आपको उसकी प्रमुख अवधारणाएं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूरे एवं मिलर के प्रयोग का नामांकित चित्र बनाइए। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने पूरा आदि पृथ्वी जैसा वातावरण बनाया था और फिर उन्होंने उसमें जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण किया था। तो यूरे एवं मिलर का प्रयोग जो कि ओपेरिन परिकल्पना के समर्थन में था वह भी हमेशा आता है। तो इसका नामांकित चित्र बनाएंगे आप। चित्र आप एक बार चाहे तो फिर से देख सकते हैं। ये चित्र था और इसमें मिलर एंड यूरे का पूरा प्रयोग था। तो ये आप इसको देखेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अगली कक्षा में हम विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।